Hello, welcome back students. This is Swati, your English educator from Magnet Brains, and here we are going to start the book Oxford New Pathways for Class 8 जिसमें हम वर्कशीट देख रहे हैं, वर्कशीट 3 which is based on the unit Conflict and Hope. अब यहाँ पे हम ऑलरेडी फर्स्ट 2 वर्कशीट्स कंप्लीट कर चुके हैं. इस वर्कशीट में वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, पंक्चुएशन एंड राइटिंग स्किल्स. सो सबसे पहले हम इसमें जो पहला वोकैबुलरी वर्ड करने वाले हैं, जो वोकैबुलरी जो शीट है हमारी, इट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर. इफ़ यू विल सी दिस, तो ये जो आपको एक पैसेज दिख रहा है जहाँ पे आपको राइट वर्ड्स चूज़ करने हैं, आपको हर जगह ब्लैंक्स दिए हुए हैं प्लस आपको ऑप्शंस दिए हैं. इफ़ यू विल टर्न द पेज, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, हर ब्लैंक के 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो आपको देखना है कि कौन सा वर्ड बेस्ट सूटेड होगा. उसके लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको उन सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए. But before that, I'll explain you about this topic. Here, this passage is on child labor. Child labor मतलब क्या होता है, जहाँ पे 18 years से कम के एज वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 12 साल 13 साल वाले बच्चे होते हैं, इनसे आप काम करवाते हो. जैसे अगर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में क्लीनिंग करते हैं या फिर घर में मेड्स के साथ उनके बच्चे आते हैं और हम उनसे काम करवाते हैं. हम क्यों काम करवाते हैं उनसे? क्योंकि वो कम पैसा लेते हैं लेकिन वो फटाफट काम करके दे देते हैं. और हम, आपने देखा होगा जो लोग मतलब अपने बच्चों के साथ के लिए रखते हैं, किसी को, छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं. दिस इज़ एक्चुअली इलीगल बिकॉज गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल बैन किया हुआ है. लेकिन उसके बाद, और इसमें काफ़ी सारे लॉज बन भी चुके हैं, लेकिन जो हमारा अप्रोच है इस प्रॉब्लम के लिए, हमारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल सही नहीं है. इफ़ यू विल सी, आज भी बेगर्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे. वो आपको ऑफर करते हैं कि आपकी गाड़ी पोंछ दें या आपके शूज़ साफ कर दें सो दैट दे कैन अर्न समथिंग. नाउ दिस इज़ द एज जिसमें उन्हें स्कूल जाना चाहिए. अग्री, लेकिन दे डू नॉट हैव इनफ मनी. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे, मतलब उनके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे वो फ्री मील्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट दे डू नॉट गो. उनके लिए कोई उनको एजुकेट करने वाला नहीं है. लेकिन इसका फ़ायदा जो उठाते हैं, कौन उठाते हैं? जो हाउस होल्ड्स वाले होते हैं या लोग जो जिनकी छोटे छोटे जॉब्स होते हैं, वो उनसे काम करवाते हैं, उन्हें पैसा दे देते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ एंड देन चूज द राइट वर्ड्स. इंडिया हैज़ द डैश नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबरर्स हैं. तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें देखना. इंडिया हैज़ द लिखा हुआ है, यहाँ पे द लिखा है, इसका मतलब देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इसके बाद जो है सुपरलेटिव डिग्री भी यूज़ हो सकता है. हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे? मैनी, मोर, लार्जेस्ट और मिनिमम. तो अब अपन ऐसे बोलेंगे क्या इंडिया हैज़ द मैनी नंबर, इंडिया हैज़ द मोर नंबर? नहीं, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर. तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट. नेक्स्ट है, सिंस 1933 वेरियस लॉज हैव बीन डैश बट द इश्यू परसिस्ट. 1933 से चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो इश्यू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये परसिस्ट करता है. परसिस्ट का मतलब है ये आज भी कायम है. अब इसके लिए जो हमें वर्ड्स दिए हैं वो है एनफोर्स्ड, एनैक्टेड, गवर्नड और इग्नोर्ड. इग्नोर्ड मतलब टोटली उस चीज़ को इग्नोर कर देना. गवर्न मतलब उस चीज़ को मैनेज करना. इनैक्ट मतलब बनाना, फॉर्म करना. और इन्फोर्स मतलब फोर्सफुली डालना. तो हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा, सिंस 1933 वेरियस लॉज हैव बीन इनएक्टेड. इनएक्टेड मतलब उनको बनाया गया है. तो ये रहे आपके आंसर्स. क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट उसमें. द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इश्यूड अ नोटिफिकेशन ऑन 10 अक्टूबर 2006. जो मिनिस्ट्री है लेबर की, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 10 अक्टूबर 2006 में, डैश चाइल्ड लेबर एंड वार्निंग दोज हु प्रमोट चाइल्ड लेबर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें उन्होंने चाइल्ड लेबर को पूरा बैन कर दिया. और ऐसे लोग जो चाइल्ड लेबर को प्रमोट करते हैं, जो अपने घर पे या अपने ऑफिस में या अपनी शॉप पे बच्चों को काम देते हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो जाएगी. ये भी उनसे कहा गया. तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है बैनिंग, इज बैनिंग, हैविंग बैंड और हैड बैंड. अब यहाँ पे आपको वर्ड तो पता है बैन करना है, लेकिन इसमें कौन सा आएगा? तो यहाँ देखो आएगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इश्यूड अ नोटिफिकेशन बैनिंग चाइल्ड लेबर. अब हम यहाँ क्या बोलेंगे? बैनिंग चाइल्ड लेबर. बट
at present there is no dash change in the child labor situation. लेकिन आज भी 2006 में अगेन ये लॉ इन्फोर्स हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है. ऑप्शंस क्या है हमारे पास? वाइड, मिनिमम, मैक्सिमम एंड वाइडर. क्या ऑप्शन आ जाएगा? वाइड चेंज. ये रहे हमारे आंसर्स. क्लियर? नेक्स्ट है The livelihood of a child is dashed by the socio-economic conditions of the family. एक बच्चा किस तरीके की ज़िंदगी जीता है ये उसके सोशो-इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है. इसका मतलब फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक मतलब जो है एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वरना ऐसे अच्छी फैमिली से जिनके पास पैसा है, या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं है. उस पर डिपेंड करता है कि एक बच्चा कैसी लाइफ जिएगा. तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं मेड, एस्टैब्लिश्ड, डिटरमाइंड और वाइडर. मेड का मतलब होता है बनाया जाता है, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित किया जाता है, डिटरमाइंड मतलब पता लगाया जाता है, और वाइडर मतलब होता है चौड़ा. तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन अपने पास? But the livelihood of a child is determined by the socio-economic conditions of the family. A child in a rich family enjoys all dash, whereas a child born in a poor family suffers indeed even to enjoy childhood. तो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बच्चा है जो एक बड़े से ख़ानदान में पैदा हुआ है उसको हर तरीके की सुविधाएं मिलती है, लेकिन एक बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है उसको कभी कभी अपना बचपन जीने को भी नहीं मिलता. तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? हैप्पीनेस, उनको सादा हैप्पीनेस मिलता है, उनको एस्टैब्लिश्ड मिलता है, प्रिविलेज मिलता है या सेटल्ड मिलता है. अब हैप्पीनेस खुशी होती है, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, सेटल मतलब जमना, और प्रिविलेज मतलब क्या होता है? लाइफ की बेसिक एमिनिटीज. हम यहाँ बोलेंगे प्रिविलेजेस. तो डिटरमाइंड और प्रिविलेजेस हमारे आंसर हो गए. नेक्स्ट है डैश चाइल्ड लेबरर्स आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. People dash children merely because they can be paid less than adult laborers. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन क्या है 7 नंबर का? Mostly, however, all and nevertheless. Mostly child laborers are employed in small scale industries and for domestic purpose. Small scale industry मतलब जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं, जहाँ बुक्स बन रही है, यहाँ जहाँ पे बुनाई हो रही है, तो ऐसी छोटे छोटे कामों में उनको ज़्यादा लिया जाता है, या डोमेस्टिक पर्पस जैसे घर में मेड के लिए उनको काम में रखा जाता है. पीपल, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोस्टली. उसके बाद क्या है? पीपल डैश चिल्ड्रन merely बिकॉज दे कैन बी पेड लेस देन एडल्ट लेबरर्स. पीपल जो है लोग चाइल्ड लेबरर्स को अपने घर में क्यों रखते हैं या काम पे क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको आपको एडल्ट लेबरर्स जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनसे कम पैसा देना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अडॉप्ट तो करते नहीं है, स्टार्ट विथ नहीं करते, अंडरटेक या एम्प्लॉय. हमारा आंसर है एम्प्लॉय, जिसका मतलब होता है काम पे रखना. तो ये आंसर्स हो गए. अब क्या है? दे आर मेड टू वर्क 12 आवर्स अ डे एंड वेजेस आर पेड टू देम. उनको 12-12 घंटे काम कराया जाता है, एंड उनको कैसी जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है? उनको स्मॉल तनख्वाह मिलती है, मीगर, इट इज MEAGRE, या फ्यू या स्किम्पी. हमारा आंसर हो जाएगा मीगर. The government provides education, noon meals, uniforms, notebooks, transport, footwear and health care free of cost for children who cannot afford these. But we are unable to change society's dash regarding child labor. Government सब कुछ provide कर रही है बच्चों को, खाना दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, स्टेशनरी दे रही है, उसको फुटवेयर दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है, लेकिन हम सोसाइटी का क्या नहीं बदल पा रहे हैं? एटीट्यूड नहीं बदल पा रहे हैं, हम सोसाइटी की सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. सो दिस इज आवर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो इस पैराग्राफ में हमने कुछ वर्ड्स ऐसे पढ़े जिसमें अब मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे है वेजेस क्या होते हैं, चाइल्ड लेबर क्या होता है, डोमेस्टिक, प्रमोट, इनैक्ट, म्यूरली और नोटिफिकेशन. तो अब हम यहाँ पे इन वर्ड्स के ये सब क्या है? डेफिनेशन है. हमें बताना है किस डेफिनेशन का, मतलब कौन से वर्ड का डेफिनेशन है वो. The employment of children in an industry or business, especially when illegal or considered exploitative. मतलब ये क्या होता है कि छोटे बच्चों को किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस में काम देना, जबकि ये इलीगल होता है और उनको एक तरीके से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, तो ये इसे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर.
द एक्ट ऑफ गिविंग और रिसीविंग ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। टू हेल्प समथिंग टू हैपन और डेवलप, मतलब कोई चीज़ को डेवलप करने के लिए, किसी चीज़ को कराने के लिए आप जो काम करते हो उसे बोलते हो प्रमोट करना। टू पास अ लॉ, इनैक्ट करना। यूज्ड एट होम, कनेक्टेड विद द होम ऑफ फैमिली, इसको बोलते हैं जो फैमिली से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक। द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड, मतलब जो आपकी तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, उसको आप बोलते हो वेजेस। एंड द लास्ट वन इज जस्ट ओनली, इसे हम बोलते हैं मीगर। तो merely, ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, क्योंकि इसमें बेस्ड आपको 12th स्टैंडर्ड तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर जगह इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये टाइम है जब आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। अगेन एज आई टोल्ड यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, गो चेक इट आउट। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन किया गया है, मतलब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। ओके, When a sentence's active voice is changed to passive voice, the agent performing the action denoted by the verb and the theme receiving the action interchange their positions. तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जैसे मैंने बोला, I killed a cat, I killed a cat. अब I obviously did not kill a cat, it is just an example. I killed a cat. इसमें who is the subject? सब्जेक्ट मतलब कौन है जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इट इज I. ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। क्या एक्शन किया जा रहा है, मारने का एक्शन किया जा रहा है, ये हो गया तुम्हारा वर्ब। किसको मारा जा रहा है, डू यू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर? यस, वी हैव एन ऑब्जेक्ट। क्या है हमारी ऑब्जेक्ट? अ कैट। यस, तो बेसिकली सेंटेंस का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव वॉइस। मतलब जब जिस भी इंसान ने या जिस भी चीज़ ने, जिस भी सब्जेक्ट जो है, जिसने कोई एक्शन लिया है, जब वो फ्रंट में होता है और उसके बाद एक्शन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर इसमें हमने ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, मतलब इसको उल्टा करके ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट इस तरीके से कर दिया, इसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन द सब्जेक्ट। अब उसके लिए क्या हो जाएगा, अ कैट वॉज किल्ड बाय, आई की जगह हो जाएगा मी। अब आपने यहां पे देखा कि सबसे पहला चेंज जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने सब्जेक्ट की पोजीशन पे रख दिया। उसके बाद मेरा वर्ब था सिंपल किल्ड, इसमें मैंने ऐड किया एक और हेल्पिंग वर्ब और मैंने बोला है वॉज किल्ड। और आई जो था, जो सब्जेक्ट की प्लेस पे था, जब वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे गया तो वो बन गया मी, और हमने एक एजेंट ऐड किया है जो कि है बाय। बाय कि अ कैट वॉज किल्ड बाय मी। तो अब इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से हम करते हैं हर सेंटेंस में। मतलब कोई भी टेंस हो उसका रूल होता है कि आप क्या करोगे, आपको उसमें किस तरीके से वर्ब में चेंजेस करने हैं। तो वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कहाँ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड द स्टूडेंट फॉर हैविंग फुल अटेंडेंस। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को अवॉर्ड किया क्योंकि उसकी कंप्लीट अटेंडेंस थी। किसने किया अवॉर्ड? प्रिंसिपल ने किया। ये है तुम्हारा सब्जेक्ट। किसको क्या किया उसने? अवॉर्ड किया। ये हो गया तुम्हारा वर्ब। किसको अवॉर्ड दिया? स्टूडेंट को अवॉर्ड दिया। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल एक्टिव वॉइस में। अब मुझे सिर्फ पैसिव वॉइस अगर करना है तो मेरा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द स्टूडेंट वॉज अवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल फॉर हैविंग फुल अटेंडेंस। अंडरस्टूड? अब है ऑब्जर्व how the agent and the theme have changed their positions in the passive sentence. तो अब इस passive sentence में किस तरीके से सब चेंज हो गया वो आप ऑब्जर्व करो। Remember that their roles do not change. The agent still remains the agent while the theme still receives the action. इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है, ये नहीं तो आपने जैसे मैंने बोला I killed a cat और तुमने इसको जब एक्टिव से पैसिव में किया तुमने बोला the cat killed me, तो पूरा चेंज हो जाएगा। हमको
सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको एक्शन ही करेगा, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव ही करेगा, उन दोनों को अदला बदली नहीं करनी है, वरना जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। Thus, in both the sentences, the giver of the award is the principal, while the receiver of the award is the student. दोनों ही सेंटेंस में भले हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस, लेकिन दोनों में जो अवार्ड है वो प्रिंसिपल सर ही दे रहे हैं और रिसीव स्टूडेंट ही कर रहा है। क्लियर? There are two types of passive sentences. Short passives without the agent. अब जैसे जहाँ पे आप बिना बाय के यूज करते हो, बाय आपका एजेंट होता है, तो शॉर्ट पैसिव्स होते हैं जैसे कि हिज वॉलेट वॉज स्टोलन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। ये पैसिव वॉइस आप यूज सबसे ज़्यादा कहाँ करते हो? जैसे कि मैंने बोला दैट आई रिसीव्ड द नोटिस, नोटिस वॉज रिसीव्ड बाय मी। हर जगह सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेरा पर्स चोरी हो गया, अब इसमें मुझे नहीं पता चोर कौन है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मेरा पर्स चोरी हो गया, किसने चोरी किया वो मुझे नहीं पता, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है मेरा ऑब्जेक्ट। तो जब एजेंट नहीं दिया होता है तब हम बाय यूज नहीं करते। जैसे कि हिज वॉलेट वॉज स्टोलन वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बस, उसका पर्स जो था वो चोरी हो गया जब वो बस में ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ पे उसका वॉलेट जो है ये ऑब्जेक्ट है, इट वॉज स्टोलन, जो चोरी हो गया। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, कोई एजेंट मेंशन ही नहीं किया, बिकॉज द स्पीकर डज नॉट नो हु स्टोल द वॉलेट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसने किया, ठीक है। एक और देखो, वेरियस टेस्ट आर यूज टू असेस स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड। अब बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं एक बच्चे की क्षमता को समझने के लिए, उसके एप्टीट्यूड को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट जो है वो प्रिंसिपल ने लिया या टीचर ने लिया, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। अब लेकिन जो लॉन्ग पैसिव्स होते हैं जिसमें आपके पास एजेंट होता है, ऑलमोस्ट एवरी वीक माई लिटिल ब्रदर इज गिवन होमवर्क बाय हिज हिंदी टीचर। हर वीक मेरे छोटे भाई को उसकी हिंदी टीचर होमवर्क देती है। The pen you see there was used by Abraham Lincoln for 4 years. जो पेन वहाँ तुम देख रहे हो वो अब्राहम लिंकन ने 4 साल यूज किया था। अब इसमें देखो, the pen you see there was used by Abraham Lincoln. अब इसमें क्या है, यहाँ एजेंट mentioned है because the information helps us understand what makes the pen so special. अब मैंने यहाँ पे दिया the pen you see there was used by someone for 4 years. तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने भी ये पेन यूज़ किया 4 साल तक, तो क्या इसका ऑक्शन में जाएगा, ये लाखों का बिकेगा? नहीं होगा। लेकिन किसने यूज़ किया था? अब्राहम लिंकन। दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसलिए आपको वो मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। हाफ ऑफ माई हाउस रेंट विल बी पेड बाय माई ब्रदर। ओके, अब यहाँ ये भी पैसिव है कि जो रेंट है, आधा रेंट है, वो मेरा भाई पे करेगा। अब इसको अगर एक्टिव में लिखते तो क्या बोलते हैं, माई ब्रदर विल पे हाफ ऑफ माई हाउस रेंट। अब आते हैं यहाँ पे सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। लेट द विंडोज बी ओपन्ड, विंडोज को खुला रहने दो। कौन बोल रहा है, कर कौन रहा है ओपन, हमें पता है नहीं, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, ओपन द विंडोज। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, ओपन द विंडोज। तो हमने क्या बोला, लेट द विंडोज बी ओपन। ये अगर अब आप जब वीडियो देखोगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो या पैसिव से एक्टिव बनाते हो इंपरेटिव सेंटेंसेस को। लीजा इज टाइपिंग अ लेटर ऑन हर कंप्यूटर। कौन काम कर रहा है, लीजा कर रही है। लीजा सब्जेक्ट है, टाइप करने का काम कर रही है। क्या टाइप कर रही है, लेटर टाइप कर रही है। बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी पैटर्न में है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब क्या है, दिस बुक वॉज रिटन बाय जॉर्ज R.R. मार्टिन। अब लिखा किसने है, काम किसने किया है, जॉर्ज R.R. मार्टिन ने किया है। क्या काम किया है, लिखने का काम किया है। तो ये सब्जेक्ट है जिन्होंने काम किया, एजेंट है, ये लिखने का काम किया है। क्या लिखा है, इस बुक को लिखा है, तो ये उल्टा है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वाले फॉर्म में है, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। द लीव्स आर बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड। कौन ब्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रही है, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, ब्लो करने का काम हो रहा है। किसको कर रहे हो, लीव्स को कर रहे हो, तो ये भी अगेन आपका ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो ये भी हो जाएगा पैसिव वॉइस।
द पेमेंट वॉज मेड बाय अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी ने पेमेंट किया था। द पेमेंट वॉज मेड बाय अ फॉरेन कंपनी। अब यहाँ पे पेमेंट एक्चुअली किया किसने है? इसने किया है। पेमेंट मेक करने का काम हुआ है, और क्या मेक करने का काम हुआ है? पेमेंट। अगेन ये ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, ये है हमारे आंसर्स। अब है दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय द म्युनिसिपल काउंसिल। ये जो पार्क है ये म्युनिसिपल काउंसिल ने मेंटेन किया है। तो हम इसको अगर एक्टिव में लिखते तो हम बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल हैज या मेंटेन्ड दिस पार्क। लेकिन यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। दिस पेंटिंग वॉज कमीशन बाय द किंग ऑफ वर्सेलिस। किंग ऑफ वर्सेलिस ने कमीशन किया है उस पेंटिंग को। सब्जेक्ट का नाम बाद में आया है, ऑब्जेक्ट है पेंटिंग, वो पहले आ गया है, ये भी हो गया पैसिव वॉइस। द चीफ इलेक्शन ऑफिसर इंश्योर्ड दैट द बैलेट बॉक्सेस वर नॉट टेम्पर्ड विथ। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इंश्योर किया कि बैलेट बॉक्सेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ही ये काम किया है। क्या काम किया? इंश्योर करने का काम किया है। क्या इंश्योर किया है? कि बैलेट बॉक्सेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। ये हो गया एक्टिव वॉइस। Waste bins have been installed all over the city in order to encourage citizens to keep the city clean. वेस्ट बिन्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, वो इंस्टॉल किए गए हैं। किसने किए हैं? हमें नहीं पता, हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? पैसिव वॉइस। आई विल बी विजिटिंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँगा। कौन जाएगा? मैं जाऊँगा, मैं ही हूँ पहले, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो हमेशा पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या काम कर रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या काम हुआ जा रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल वॉज ओपनड बाय दिस पॉलिटिशियन, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किस पॉलिटिशियन ने काम किया है, इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ओपन किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई यू शुड वोट फॉर मी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको क्यों मेरे लिए वोट करना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, रोड्स इन योर टाउन हैव नॉट बीन बिल्ड, रोड नहीं बनाई गई हैं। टैक्सेस हैव बीन रेज्ड, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन, हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हर जगह हमने पैसिव वॉइस का यूज़ किया है। ओके, एंड ट्रैफिक सिचुएशन हैज़ बिकम, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा? हैज़ बीन बिकम वर्स। हैज़ बीन बिकम मतलब बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है। सो व्हाई डज द पॉलिटिशियन यूज़ द पैसिव वॉइस? कि वो ये फैक्ट हाइड करना चाहते हैं कि कौन ये काम किसने किया है। दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है, सोल्यूशन क्या है। अब आपके पास ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें आपको क्या करना है, इन सब वर्ड जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सबको या तो आपको लॉन्ग पैसिव में बनाना है जिसमें आपके पास एजेंट आएगा, जो कि एजेंट क्या है, मतलब जिसमें एजेंट होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, तो आप बाय यूज़ करते हो, और कुछ ऐसे हैं जिसमें बाय यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऑफ माई फ्रेंड्स विल अकम्पनी मी ऑन द लॉन्ग ट्रिक। कौन लोग आ रहे हैं? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे अकम्पनी करेंगे, मतलब मेरे साथ आ रहे हैं इस लॉन्ग ट्रैक पे। तो जब अब इसमें क्या है, 3 ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ये बताना इंपॉर्टेंट है ना कि ये 3 ऑफ माई फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो इसमें हम जो है बाय एजेंट यूज़ करेंगे। सो अब आप इसको कैसे बोलोगे? यहाँ पे 3 ऑफ माई फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये अकम्पनी कर रहे हैं, ये तुम्हारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और किसको अकम्पनी कर रहे हैं? तुम्हें अकम्पनी कर रहे हैं। अब ये जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो मी बन जाएगा आई। I will be accompanied by 3 of my friends on the long trek. अब यहाँ पे जो आप सोचोगे मैम ये क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बेटा अगर आपको बेस क्लियर नहीं होगा ना तो आपको जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे या भारी भारी सेंटेंसेस होंगे वो पल्ले नहीं पड़ेंगे। So that is why it is very important that first make sure that your base is clear. आपको रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है will accompany, तो will accompany जो होता है जब पैसिव में जाता है तो will be accompanied हो जाता है वो। तो यहाँ होगा I will be accompanied by 3 of my friends on the long trek. Next है someone has broken the name plate on his front gate.
someone has broken the name plate. अब तुम्हें नहीं पता, किसी ने ब्रेक कर दिया है नेम प्लेट को, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है किसने तोड़ा है, तो जब तुम इसको नॉर्मली बोलोगे तो तुम बोलोगे द नेम प्लेट ऑन, अब यहाँ पे है हिज फ्रंट गेट, द नेम प्लेट ऑन हिज फ्रंट गेट हैज बीन ब्रोकन। अगर परफेक्ट टेंस है तो हम उसमें बीन लगा देते हैं, हैज बीन ब्रोकन। अब यहाँ पे बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली किसी ने ही तोड़ा होगा, तो दैट बाय एजेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। द नेम प्लेट ऑन हिज फ्रंट गेट हैज बीन broken. नेक्स्ट है they told him that it was not safe to go out at that time. उन्होंने इसको बताया कि इस वक्त घर से बाहर जाना सेफ नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि they told him, यहाँ पे देखो they है सब्जेक्ट, told है वर्ब, him है ऑब्जेक्ट, राइट। they told him what, ये बताया उन्होंने, तो हम इसमें क्या करेंगे, he was told, he was told by them that it was not safe to go out at that time. Understood? him जो है ये ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट की जगह जाता है तो him का बन जाता है he, तो he was told by them. Understood? अब इसमें से अगर आपको बाय देम हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। नेक्स्ट है द शॉपकीपर सोल्ड हिम डिफेक्टिव गुड्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना ये पता लगाना कि आपको डिफेक्टिव गुड्स किसने बेचे हैं, किसने बेचे हैं, शॉपकीपर ने बेचे हैं। तो ये शॉपकीपर तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया है, सोल्ड करने का काम हुआ है, ये वर्ब हो गया, और हिम ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बेचा है, डिफेक्टिव गुड्स बेचे हैं। ओके, तो क्या बोलोगे, ही वॉज सोल्ड defective goods by the shopkeeper. Understood? He was sold. Next है the cook has ruined the soup by adding too much salt into it. अब यहाँ पे क्या है, the cook has ruined, इसने काम किया है, ruin करने का काम किया है, किसको ruin करा है, सूप को रूप किया है, सूप को खराब किया है। The soup has been ruined by the cook by adding too much salt to it. Okay? Last night thieves burgled his office. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट थीव्स ने बर्गल किया है उसके ऑफिस को। बर्गल मतलब क्या होता है, चोरी करी, डकैती। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज ऑफिस वॉज बर्गल्ड बाय थीव्स लास्ट नाइट। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें जो है हमने यहाँ पे बाय एडिंग टू मच सॉल्ट टू इट नहीं किया, इसमें अपन इस तरीके से भी लिख सकते थे, द सूप हैज बीन रूइंड बाय द कुक बाय एडिंग टू मच सॉल्ट टू इट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर जो होता है ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, आप किसी को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या आप किसी को आप कोई काम करने के लिए बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड। क्या बोलोगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड। हैव दे इन्फॉर्म द मैनेजर, क्या उन्होंने मैनेजर को इन्फॉर्म किया है। अब यहाँ देखो, क्या उन लोगों ने इन्फॉर्म किया है मैनेजर को, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है दे, इन्फॉर्म करने का काम हुआ है किसको, मैनेजर को। अब जब मैनेजर क्वेश्चन के ही फॉर्म में वहां जाएगा तो ये हैव, अभी दे था प्लूरल था तो हैव यूज किया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल मैनेजर के लिए हम हैव तो यूज नहीं करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, हैज द मैनेजर इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या है, हैज द मैनेजर इन्फॉर्म बाय देम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, ये हैज है, हैज द मैनेजर बीन इन्फॉर्म बाय देम। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हैव इन्फॉर्म लिखा है मतलब ये परफेक्ट टेंस है, तो हमें परफेक्ट टेंस के साथ बीन लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, हैज द मैनेजर बीन इन्फॉर्म बाय देम। सिमिलरली, विल दे गिव यू अ प्रमोशन दिस टाइम। अब विल दे, वो देने का काम कर रहे हैं, वर्ब है, और किसको दे रहे हैं, तुमको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। तो तुम क्या बोलोगे, विल अ प्रमोशन बी गिवन टू यू बाय देम दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट इज द गार्डनर गेव मी द न्यूज व्हेन आई रीच्ड होम। अब ये यहाँ पे गार्डनर ने देने का काम किया है, क्या, न्यूज देने का काम किया है। तो द न्यूज was given to me
by the gardener. अब यहाँ पे क्या है, when I reached home the news was given to me by the gardener. Okay? अब यहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंसेस हैं विच कैन बी चेंज इनटू पैसिव, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हैं जो पैसिव में चेंज नहीं होते, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कभी पैसिव में चेंज नहीं होता, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे है कि जो जैसे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं, अगेन इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई एम राइटिंग, राइटिंग व्हाट, अ बुक, तो इसमें राइट का एक ऑब्जेक्ट है, हाँ है, ये हो गया ट्रांसिटिव। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आई एम गोइंग, गोइंग व्हाट, अब गो का कोई व्हाट नहीं होता, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे मैं काम बताऊंगी, लेकिन गोइंग व्हाट वो मैंने नहीं बताया, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब किसी भी सेंटेंस में आते हैं उसका पैसिव नहीं बनता। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, इनके भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो अब यहाँ पे आपको जो सेंटेंस है, द बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, इस बॉक्स में बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स हैं। सब्जेक्ट क्या है, बॉक्स, बॉक्स क्या करता है, कंटेन करने का काम कर रहा है, ये एक वर्ब है। क्या कंटेन कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। यहाँ पे ये एक एक्टिव वॉइस में चेंज, मतलब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा या नहीं होगा। मैं क्या बोलूँगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आर कंटेन्ड बाय द बॉक्स। लेकिन क्या ये सही रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है, दिस लैपटॉप कॉस्ट मी माई होल मंथ सैलरी, कॉस्ट अगेन एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो ये भी नहीं चेंज होगा। इंडिया बीट श्रीलंका इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल्स, तो अब क्या बोलोगे आप, बीट, बीट व्हाट, श्रीलंका, तो श्रीलंका वॉज बीटन बाय इंडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है और इसका हो जाएगा यस, ये पैसिव में चेंज हो सकता है। इट इज़ रेनिंग हेविली इन असम दीज डेज, अब इसमें इट इज़ रेनिंग हेविली, रेनिंग व्हाट हमें नहीं पता, हम ये नहीं बोलेंगे ना इट इज़ रेनिंग रेन, इट इज़ रेनिंग वाटर, अगेन ये इंट्रांसिटिव है, ये नहीं चेंज होगा। आवर सप्लाईज डिड नॉट लास्ट 2 days, आवर सप्लाईज डिड नॉट लास्ट, अगेन ये जो लास्ट वर्ब है ये इंट्रांसिटिव है, ये भी नहीं चेंज होगा। द टी शर्ट डज नॉट फिट हिम, ये भी जो है फिट होने की बात जो हो रही है, ये भी जो है ये इंट्रांसिटिव है, ये चेंज नहीं होगा। दे ओपन द गेट्स, अब ये चेंज होगा, द गेट्स वर ओपन्ड बाय देम। शी रिसेम्बल्स हर मदर, मतलब वो अपनी माँ की तरह दिखती है। रिसेम्बल का मतलब क्या होता है, किसी की तरह दिखना। तो यहाँ पे रिसेम्बल यूजुअली ट्रांसिटिव भी हो सकता है, इंट्रांसिटिव भी हो सकता है। शी रिसेम्बल्स व्हाट, क्या रिसेम्बल करती है, उसका फेस, उसकी आईज, हमें नहीं पता, तो ये यहाँ क्या हो गया, इंट्रांसिटिव हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इनटू पैसिव। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये सारे येस वाले हैं, ये सारे नो वाले हैं, हमारे मैक्सिमम आंसर्स किस में हैं, नो में है। ये वाला येस है एंड द लास्ट वन इज अगेन नो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, एंड वी हैव एन आर्टिकल राइटिंग क्वेश्चन। Interview one of your grandparents or any other person who is over 60 years old. अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। What you have to do is, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाओ, दादा दादी, नाना नानी, किसी के पास भी जाओ, और anyone जो कि 60 years एंड अबव हैं, और उनसे ये पूछो कि जब वो छोटे थे, वो यंग थे, उस एज में, उस ज़माने में, और आज जो नया वाला ज़माना है, इसमें वो क्या डिफरेंस फील करते हैं। नाउ वी ओनली अंडरस्टैंड कि उस वक्त जैसे प्राइसेस बहुत कम होते थे, आज जो है हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दे यूज टू टॉक अबाउट, हम 1 पैसे में लेते थे, 2 पैसे में लेते थे, एंड वी टॉक अबाउट 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़। तो एक तो यहाँ पे हो गया। दूसरी चीज़, उस वक्त वी नेवर हैड सोशल मीडिया, डिड वी? नो, वी नेवर हैड सोशल मीडिया। तो जब आपको किसी को बर्थडे विश करना होता था या किसी का हाल चाल पूछना होता था, तो आप उनके घर जाते थे। यू नेवर हैड टू टेक परमिशन कि क्या आप अवेलेबल हैं, कैन आई कम टू योर प्लेस। लोग बिंदास जो थे वो जाते थे लोगों से मिलने के लिए। इनफैक्ट उनकी शाम को जो होती थी ना, शाम को एक सभा लगती थी, शाम को सब एक दूसरे से मिलते थे, एंड दे यूज्ड टू बी
एक्चुअली कनेक्टेड इन रियल। आज हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, लेकिन रियल लाइफ में हाउ मेनी कॉल्स डू यू गेट ऑन योर बर्थडे और हाउ मेनी पीपल एक्चुअली कम एंड विजिट यू। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस आया। देन द थर्ड डिफरेंस इज बिटवीन कस्टम्स, रिचुअल्स एंड जो हमारी सोच है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पहले सुपरस्टिशियस हम बहुत ज़्यादा थे, विमेन एम्पावरमेंट नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम लोग बहुत पीछे थे, बैकवर्ड थे, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत बैकवर्ड था। लेकिन आज एवरीबडी इज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा लोग जो हैं अपनी बात रख पाते हैं, दे आर गिवन अ वॉइस। एंड देन अगेन एजुकेशन में पहले आपके पास क्या ऑप्शन होता था, इधर यू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, और इसके अलावा लोगों को प्रोफेशन पता नहीं थे। टुडे यू हैव लाइक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन चूज फ्रॉम। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ देखना है, उनके हिसाब से पहले बच्चे किस तरीके से बात करते थे, आज शायद अलग तरीके से बात करते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। पहले मम्मा लोग साड़ीज पहनते थे, आजकल मम्मा लोग डेनिम पहन के भी घूमते। तो यहाँ पे आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कॉन्वर्सेशन करना है एंड व्हाट ऑल टॉपिक्स यू हैव टू डिस्कस। पहला हो गया, what are the differences they notice between the world around them now and the world when they were young। वो क्या differences देखते हैं आज के ज़माने में और उस वक्त जब वो यंग हुआ करते थे, मतलब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स 50 ईयर्स पहले किस तरीके से वर्ल्ड में चेंज आया है। ये पहला पॉइंट हो गया। व्हाट आर द डिफरेंसेस दे नोटिस between the nature, attitude and values of people around them now and of the people when they were young। आज के जो लोग हैं उनका नेचर, उनकी वैल्यूज, उनके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस आया है एज कंपेयर टू ओल्ड पीपल। Do they regard these differences as positive or negative? Why? Now next question that you have to ask them is कि उनके हिसाब से जो चेंजेस आए हैं क्या ये पॉजिटिव चेंजेस हैं या नेगेटिव चेंजेस हैं। हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो। क्यों उनके हिसाब से वो पॉजिटिव या नेगेटिव हैं? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क देम। What according to them are the possible reasons behind these changes? और उनके हिसाब से ये जो चेंज आया है आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके सोशल स्टेटस में, इसका रीज़न क्या है। And the last question is what kind of problems do they face personally in dealing with the people and things around them in the modern world? जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा टेक से भी नहीं थे। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको शायद लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा कमांड नहीं होगा, उनके साथ बहुत सारे वो चैलेंजेस फेस करते होंगे, हो सकता है नहीं भी करते हों। लेकिन आपको ये जानना है उनसे कि आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड के साथ एकदम ताल से ताल मिलाना, उनके साथ चलना, उनके साथ जो है कोप करना, इसके लिए उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू आस्क। Now whatever answers they have given you, you have to compile everything। compile का मतलब होता है एक साथ रख के you have to form a paragraph कि exactly जो है, जो world has been changing और world तो अभी भी change होगा। so over the years जो world में changes हुए हैं from a grandparents perspective क्या है, और यही इसके बारे में you have to write an essay। so the world, you have to write an article, the world over the years। okay, this should not be more than 200 words। now here is a sample answer that I'm providing you। this can obviously change as per your conversation with your grandparent। the world over the years, the role of grandparents in family life is ever changing। they play many roles from mentor to historian to loving companion and to child care provider। now remember, जब भी आप कोई article देते हो, the first thing excuse me so जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, आप ऐसे लिखो, पैराग्राफ लिखो, whatever you write, the first thing that you are supposed to write is an introduction। introduction होता है, फिर body आता है and then conclusion, right? this is the flow that we follow। तो सबसे पहले हम ग्रैंड पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, इसीलिए उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। द रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन फैमिली लाइफ इज एवर चेंजिंग। दे प्ले मेनी रोल्स फ्रॉम मेंटर टू हिस्टोरियन टू लविंग कंपेनियन एंड टू चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है वो हमेशा बदलता रहता है। कभी वो आपके मेंटोर होते हैं, मतलब कभी वो आपको बताते हैं लाइफ कैसे जीना है, कभी वो हिस्टोरियन होते हैं, आपको पुरानी पुरानी कहानियाँ बताते हैं, कभी वो आपके लविंग कंपेनियन होते हैं, आपके साथ खेलते हैं, और कभी वो आपका ख्याल रखते हैं। स्ट्रॉन्ग
Intergenerational connections can result giving grandchildren a sense of security of belonging to the extended family. और ये जो इनका इंटरजनरेशनल कनेक्शन है, क्यों? क्योंकि आप एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हो और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको बोला है इंटरजनरेशनल कनेक्शन। ये किस चीज़ में रिजल्ट करता है कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको एक सिक्योरिटी का एहसास होता है एंड दे फील दैट दे लिव इन एन एक्सटेंडेड फैमिली, उनकी बड़ी सी फैमिली है where they feel secure, they feel good about it, right? तो ये हो गया हमारा introduction. Now a lot has taken place during the past 70 years. It goes without saying that people's standard of living has been greatly elevated with urbanization developing at a fast pace. अब जो भी आंसर्स आपने लिए हैं उसके हिसाब से ये हमने लिखा है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है लास्ट 70 इयर्स में। इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, दैट पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ बीन ग्रेटली एलिवेटेड। लोगों का जो स्टेटस है, लिविंग स्टेटस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है विथ अर्बनाइजेशन डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। अकॉर्डिंगली पीपल्स लाइफस्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड, और इसी को देखते हुए क्योंकि लोगों का सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन डेवलप हो रहा है, तो लोगों का लाइफस्टाइल और उनकी प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस वो भी बदल रही हैं। देयर वैल्यूज, एटीट्यूड, अप्रोच, थॉट प्रोसेस, प्रायोरिटीज एंड डिजायर, everything has changed. उनकी वैल्यूज, वो क्या सोचते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, टूवर्ड्स सॉल्यूशंस, उनका थॉट प्रोसेस, वो क्या सोचते हैं, उनके प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं एंड डिजायर्स, उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं, हर कुछ बदल चुका है। The world that we see today had not always been like this. Perhaps people lived real life more than virtual life. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो आज हम दुनिया देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। There was a time जब लोग रियल लाइफ ज़्यादा जीते थे rather than virtual life. There were less comforts and it took time to connect with people living far off places. पहले के टाइम पे कंफर्ट्स बहुत कम थे, आपको ज़मीन पे सोना होता था, हो सकता है आपके पास एयर कंडीशनर्स नहीं थे, आपके पास लग्जूरियस कार्स नहीं थी, और आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आपको उनके घर जाना होता था, और आपको घर जाने के लिए अगर आपके पास गाड़ी है तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज यू हैड टू वॉक, और साइकिल से आपको जाना होता था, टाइम लगता था। But there was real connect, real celebrations, and not for the sake of showcasing things on social media. लेकिन there was real connect, लेकिन जब दो लोग आपस में मिलते थे तो वो सचमुच आपस में मिलते थे, बातें करते थे, अपने सुख दुख बांटते थे, रियल सेलिब्रेशंस होते थे। तब जब त्योहार होते थे तो वो रियल सेलिब्रेशंस होते थे, आज की तरह नहीं कि आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपडेट करने हैं, इसीलिए यू आर क्लिकिंग अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। डजंट मैटर इफ यू आर एक्चुअली हैप्पी इनसाइड और नो, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स। और आप कुछ खाने बैठते हो, पहले आपको पिक्चर्स क्लिक करनी होती है, यू ड्रेस अप नाइसली, आपको पिक्चर्स क्लिक करनी होती है। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू शो अदर्स हाउ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ यू हैव। Words like depression, loneliness, anxiety were foreign words as people were always connected with each other. आज की डेट में बच्चे हों, बड़े हों, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, ऐसी बातें तो लोग ऐसे करते हैं जैसे कि ये एकदम आम बात हो, लेकिन उस टाइम पे ये सब फॉरेन वर्ड्स थे, मतलब ये हमारे लिए थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे। There were joint families with segregated roles and responsibilities. वहाँ जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, सबका एक रोल होता था, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। आज न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, सबका बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, ऑफिस भी जाना है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, एंड व्हाट हैपेंड एट लास्ट दैट द पेरेंट्स आर लाइक तुमको जो करना है करो, जस्ट लेट मी बी, डोंट टॉक टू मी फॉर सम टाइम। Kids played under the sun and rain. They were immune to weather conditions. आज बच्चों को थोड़ा सा गीला हो जाते तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा इज लाइक सो कंसर्न कि नहीं कैप पहन के जाओ, सनस्क्रीन लगा के जाओ, लेकिन उस वक्त बच्चे बहुत ही मतलब बेझिझक वो धूप में खेलते थे, नंगे पाँव खेलते थे, और वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे।
They had a fixed mindset and attitude towards different gender. They lived around a lot of superstitions and stereotyped thought process. अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट था, चाहे वो वुमेन के लिए और मेन के लिए हो, चाहे वो गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड के लिए हो, उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट था, उनका एक फिक्स्ड एटीट्यूड था अलग अलग जेंडर के लिए. सिमिलरली वो बहुत सारे सुपरस्टिशंस में जीते थे. थर्सडे को बाल नहीं धोना है और रात में नाखून नहीं काटना है, इस दिन जो है ये पूजा नहीं करनी, उस दिन वो नहीं करना है. सो दे लिव्ड अंडर अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस एंड स्टीरियोटाइप्ड थॉट प्रोसेस. उनका एक स्टीरियोटाइप था, मतलब देख के ही वो उस बंदे को जानते नहीं होंगे लेकिन उसके बारे में अपनी एक धारणा बना लेते थे कि अरे ये तो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा ही होगा, अरे ये तो लो कास्ट वाले हैं ना वो ऐसे ही होते, ये हाई कास्ट वाले ना ये ऐसे ही होंगे. सो व्हाट इज दिस? दिस इज stereotyped thought process. They learn to endure rather than raise the voice. उस वक्त अगर उनके साथ कुछ गलत होता था तो उनको लगता था कि अपनी आवाज़ उठाना, उस बारे में बात करना, उस बारे में मतलब अगर कुछ उनके साथ गलत हुआ है तो उस बारे में अपनी आवाज़ उठाने से बहुत आसान है उस चीज़ को सहन कर लो. Women were not given the respect they deserve. वुमेन जो थी उनको वो इज्जत नहीं मिलती थी जो वो वाकई डिजर्व करती हैं. रूल्स वर डिफरेंट फॉर अ मैन एंड अ वुमन. एक औरत और एक आदमी के लिए रूल्स बहुत डिफरेंट हुआ करते थे. सो ओवरऑल these differences can be regarded positive as well as negative. तो आज आपने जो ये सारे जो differences देखे उस वक्त क्या होता था और आज क्या होता है, ये positive भी है और इनमें से कुछ negative भी हैं. The problem faced by people of older generations is adjustment to the modern technology, attitude and approach towards life. आज जो वो लोग problems face कर रहे हैं वो है एक तो ये जो technological life है हमारी बहुत ज़्यादा हाईटेक लाइफ है, इससे उनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है. लोगों का एटीट्यूड बदल चुका है, उनकी वैल्यूज बदल चुकी है, उनको जिंदगी जीने का तरीका बदल चुका है, तो उसमें एडजस्टमेंट करने में उनको दिक्कत हो रही है. This can be eradicated by spending time with them and to help them to understand the changing world. और ये कैसे eradicate किया जा सकता है? eradicate का मतलब होता है इसको कैसे हटाया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जा सकता है. उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए. उनको अगर किसी चीज़ में मुश्किल हो रही है तो उनको वो चीज़ सिखाया जाए, उनकी हेल्प की जाए और इससे क्या होगा, उनके चैलेंजेस कम हो जाएंगे. The world has changed and is incessantly changing. पूरी दुनिया बदल चुकी है और अभी भी कंटिन्यूसली बदल रही है. इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली बदल रही है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर लाइक द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कॉइन है तो उसके दोनों साइड्स होंगे ही, तो ये दोनों साइड्स हैं. It is up to an individual to decide his priorities in life. अब ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. सो दिस वॉज इट. अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन बिफोर आई एंड दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द आर्टिकल. ये आर्टिकल आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में लिखना है. ये मैंने आपको बताया आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हो, आप चाहो तो सेम ऐसे का ऐसा लिख सकते हो. बट रिमेंबर इट्स अ गुड एक्सरसाइज इफ यू कैन टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ट्राई टू राइट समथिंग ऑन दिस टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, on the occasion of Women's Day, you have to deliver a speech in the morning assembly on the topic Changing Roles of Women in the 21st Century. Write a speech acknowledging their significant contribution in changing the face of the modern world. Your speech should not exceed 200 to 300 words. Now, अब यहाँ पे क्या लिखा है, Women's Day है, okay? और आपको एक speech deliver करनी है कि 2021 में 21st सेंचुरी में वुमेन का जो चेंजिंग रोल है क्या वैसा ही है जैसे आज से 100 साल पहले था, क्या वैसा ही है जैसे आज से 50 साल पहले था. क्या हमारी सोच नहीं बदली, क्या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज नहीं हुई, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं हुई. तो बहुत कुछ चेंज हुआ है. तो इसी के लिए आपको अपनी मॉर्निंग असेंबली में एक स्पीच देनी है जिसमें आप ये बता रहे हो कि किस तरीके से उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसने एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया है मॉडर्न वर्ल्ड में. Okay, so now let's look at the answer. Changing roles of women in 21st century. Swami Vivekananda quoted, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved." स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि इस दुनिया के वेलफेयर का, इस दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज का कोई जरिया नहीं है जब तक एक वुमन जो है उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती. जब तक आप औरत की कंडीशन इम्प्रूव नहीं करते दुनिया में कभी कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बर्ड टू फ्लाई ऑन ओनली वन विंग.
उन्होंने क्या कहा कि मेन एंड वुमेन ये दोनों जो हैं एक बर्ड की दो विंग्स की तरह हैं। क्या एक बर्ड एक विंग से फ्लैप करके उड़ सकती है? नहीं कर सकती। दोनों की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। उसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं, एक वुमेन के कंट्रीब्यूशन की जगह अगर नहीं हो, अगर एक वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं हो तो एक सोसाइटी, एक नेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। Therefore, the inclusion of women empowerment as one of the prime goals of the 8 Millennium Development Goals underscores the relevance of this fact। और इसीलिए जो वुमेन एम्पावरमेंट का ये जो गोल है, इसको जो हमें हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट में 8 गोल्स हमने सेट किए थे, उसमें से एक गोल जो था वो था वुमेन एम्पावरमेंट। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। The change in the role of women has an important impact on this modern era। अब जो ये women का पूरा जो रोल चेंज हुआ है उसका इस मॉडर्न एरा में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। Many influential women have proved that their contribution in the development of country is inevitable and can't be neglected। बहुत सारे ऐसी influential women हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि कंट्री के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो इनएविटेबल है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एंड इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, और वो बहुत इनएविटेबल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनीता विलियम्स, इंदिरा नोई, प्रियंका चोपड़ा, शकुंतला देवी, मैरी कॉम, गीता फोगट, etc. We have loads of names have time and time shown their caliber and determination and proved their vital role in the holistic development of a country। तो उन्होंने हर थोड़े दिनों बाद, आपको देखा होगा, आप हर फील्ड में देखो, चाहे वो स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, या वो जर्नलिज्म है, या फिर वो पॉलिटिक्स है, हर जगह वुमेन हैज़ मार्क्ड इट्स स्पेस कि नहीं, आई एम टोटली एंड लाइक आई एम गुड इनफ टू स्टैंड हियर एंड हैव माई ओन वॉइस। ओके, नेक्स्ट क्या है? Thus, in order to achieve the status of a developed country, India needs to transform its colossal woman force into an effective human resource, and this is possible only through the empowerment of women। इसीलिए अगर जैसे हम देख रहे हैं कि women empowerment से हमारी नेशन का डेवलपमेंट मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है, तो हमें क्या करना है? अगर हमको एक डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस चाहिए, इफ वी वांट टू बी काउंटेड इन अ डेवलप्ड कंट्री, आज भी इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट किया जाता है। सो इफ वी वांट कि हमारा नाम एक डेवलप्ड कंट्री में आए, इंडिया नीड्स टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसका जो वुमेन फोर्स है वो बहुत बड़ा है, अ ह्यूज नंबर। सो इसको हमको हमारे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो लोग जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड ये कब पॉसिबल है? सिर्फ तब पॉसिबल है जब वुमेन का एम्पावरमेंट हो, जब वुमेन को ये आप बता पाओ कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे पाओ, उनको बता पाओ कि उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। Women throughout the world serve as a powerful catalyst for change, and their immense talent, skill, and entrepreneurial spirit is an incredible resource that should be tapped, developed, and leveraged for overall benefit and advancement of societies। क्या बोला है? वुमेन, पूरी दुनिया की बात हो रही है, ये एक पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप मान लो किसी चीज़ में आपने कोई चीज़ मिलाई तो वो चेंज पैदा करता है, एंड यहाँ पे वो जो चीज़ होती है जिसको आप मिलाते हो, जिससे वो केमिकल रिएक्शन होता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पे अगर हमें चेंज डेवलप करना है ना, तो हमें ये विमेन का एलिमेंट है ना, वो ऐड करना पड़ेगा। एंड देयर इमेंस टैलेंट, उनका जो इमेंस टैलेंट है, उनके स्किल है, उनके जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है कि वो खुद का बिजनेस कर सकती हैं, ये एक इनक्रेडिबल रिसोर्स है दैट शुड बी टैप्ड, जिसे हमको आगे बढ़ाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और लेवरेज करना चाहिए, ताकि ओवरऑल बेनिफिट हो पाए, एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी हो पाए। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे ये एक छोटी सी स्पीच थी दैट वी हैव रिटन for empowerment of women, changing roles of women in the 21st century। अब obviously this was just a sample answer, you can have your own answer, and I would love it if you will share the same with me। Thank you so much guys for being with me, I'll see you soon in my next video, and if you have got any kind of
issues like for while searching the videos, it is very easy to find all the videos on our website, which is magnetbrains.com. So you only have to do is just click on the courses में class 1 से class 12 में all the courses are available. तो अगर suppose you want to go to class 7 or 8 or 9, just click on the class, all the subjects will appear, click on the subject, आपके पास सारे topics आ जाएंगे. So you can check the topic, कौन सा unit, कौन सा chapter आपको पढ़ना है, और आप उस पर click करोगे and the video will start. Quite easy, right? Thank you once again for being with me. Like, subscribe and share. If you like this video, if you understood the explanation, then ये बनता है. Thank you so much. Take care of yourselves. Bye bye.